हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में ग्रुप 16, 17 एंड 18 का ये हमारा 5th पार्ट है और आज हम देखेंगे कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कंपाउंड्स ऑफ सल्फर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज, आप में से ही कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पीडीएफ के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो इसके पहले वाले जो न्यूमेरिकल्स के चैप्टर मैंने करवाए हैं उसकी पीडीएफ, एक्चुअली जो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ वो पीडीएफ मेरे पास सेव नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन की पीडीएफ मेरे पास है। तो वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी और मैं ट्राई करूंगी कि जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है या फिर जो आगे भी चैप्टर मैं कंप्लीट करवाऊंगी वो चैप्टर खत्म होते ही उसकी जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को वो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूं। तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगी। अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स जो है उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं एंड देन फिर हम क्वेश्चन लेंगे। तो ऑक्साइड्स जो है वो हमारे पास 4 टाइप के होते हैं: एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। अभी एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है? तो ऐसा ऑक्साइड विच डिसॉल्व इन वाटर टू गिव एन एसिड, उसको हम बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। मतलब ऐसा ऑक्साइड जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म करता है उसे हम एसिडिक ऑक्साइड बोलेंगे। या फिर ऐसा ऑक्साइड जो बेस के साथ रिएक्ट करने पे सॉल्ट फॉर्म करता है उसे भी हम एसिडिक ऑक्साइड ही बोलते हैं। तो दो डेफिनेशन है एसिडिक ऑक्साइड की: ऑक्साइड जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद एसिड बनाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा, या फिर ऐसा ऑक्साइड जो बेस के साथ रिएक्ट करने पे सॉल्ट बनाता है उसको हम बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल में आएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, देन CO2, N2O5, Cl2O7, ये सारे हमारे एग्जाम्पल है एसिडिक ऑक्साइड के। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सल्फर नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन क्लोरीन भी नॉन मेटल में आएंगे। तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड रहेंगे वो हमारे एसिडिक ऑक्साइड में आते हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड। देन बेसिक ऑक्साइड, तो ऐसा ऑक्साइड जिसको वाटर में ऐड करने के बाद बेसिक सॉल्यूशन बनता है, या फिर ऐसा ऑक्साइड जो एसिड के साथ सॉल्ट बनाता है उसे हम बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल में आएगा सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। तो ये सारे मेटल दिख रहे हैं हमें। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड रहेगा वो हमारे आएंगे बेसिक ऑक्साइड की कैटेगरी में। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड। देन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ऐसा ऑक्साइड जो एसिड के साथ और बेस दोनों के साथ मिला के सॉल्ट बनाएगा। मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी सॉल्ट बनाता है, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट बनाएगा, उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दोनों की तरह वो एक्ट करेगा, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी। तो वो रहेगा हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल हमें याद रखना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आएगा। देन है लास्ट न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ऐसा ऑक्साइड जो ना एसिडिक है ना बेसिक है उसे हम बोलेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड। और एग्जांपल में आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये आएंगे हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड की कैटेगरी में। तो एग्जांपल्स हमें पता होने चाहिए: नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड, देन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड। और ये एग्जांपल जो है इसको याद कर लेना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में एल्यूमिनियम ऑक्साइड आएगा, न्यूट्रल में CO, NO एंड N2O, ये रहेंगे हमारे ऑक्साइड्स। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई EO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। तो जो एग्जांपल दिए हैं उसमें से EO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड हमें ढूंढना है। तो हमें पता है कि ग्रुप 16 के जो एलिमेंट है वो 2 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, एक EO2 टाइप का और एक रहेगा EO3 टाइप का। तो यहाँ पे E क्या है? तो ये रहेगा 16 ग्रुप एलिमेंट, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये होगा। तो जैसे E की जगह अगर मैं ऑक्सीजन लिख दूं और ये O2 लिखे तो ये तीनों मिलके O3 बन जाएगा। ऑक्सीजन E की जगह अगर हम सल्फर लिखे और O2 लिखे तो ये क्या बन जाएगा? SO2। वैसे ही सेलेनियम के साथ क्या बन जाएगा? SeO2। एक मिनट, सेलेनियम और ऑक्सीजन के साथ बनेगा हमारा SeO2। ठीक है, हमें क्या पूछा है? EO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड। तो कौन आएगा? O3 है, SO2 है, SeO2 है। अभी O2 वाला तो कोई नहीं दिख रहा तो O3 दिखा ना, O3 ही हमारा क्या है? EO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड रहेगा। बाकी ये क्या है फिर? SeO3, ये EO3 टाइप ऑफ ऑक्साइड रहेगा। E यहाँ पे रहेगा सेलेनियम।
ये भी हमारा EO3 टाइप ऑफ ऑक्साइड रहेगा, E रहेगा सल्फर, और ये भी हमारा EO3 टाइप ऑफ ऑक्साइड ही है। सिर्फ जो हमारा O3 दैट इज ओजोन है वो हमारा EO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी रहेगा। देन विच फ्रॉम फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल इन नेचर? तो न्यूट्रल ऑक्साइड का एग्जांपल पूछा है, हमने याद किया था कौन कौन है, CO, NO एंड N2O। ये तीन हमने न्यूट्रल ऑक्साइड्स में देखे थे। कौन दिख रहा है इसमें से? तो N2O, ऑप्शन ए यही रहेगा हमारा आंसर। बाकी Cl2O7 क्लोरीन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो हमारा एसिडिक ऑक्साइड रहेगा। कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड, तो ये तो मेटल के ऑक्साइड हो गए, तो ये हमारे बेसिक ऑक्साइड रहेंगे। सिर्फ जो हमारा N2O है वो रहेगा हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड, तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कलरलेस एंड ओडरलेस हाइड्रेट? तो कलरलेस एंड ओडरलेस हाइड्रेट जो है वो किस पी ब्लॉक एलिमेंट का बनता है? तो सबसे पहले देखो ऑक्सीजन दिया है ऑप्शन में, तो ऑक्सीजन का हाइड्रेट क्या रहेगा? OH2, जिसको ही हम बोलते हैं H2O। तो ये ऑक्सीजन का हाइड्रेट है, और हमें सबको पता है कि ये कलरलेस भी होता है और ओडरलेस भी होता है, तो बस यही रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, बाकी के जो हाइड्रेट्स रहेंगे वो कलरलेस एंड ओडरलेस नहीं होते। ऑक्सीजन का जो हाइड्रेट है दैट इज H2O वो कलरलेस एंड ओडरलेस रहेगा, ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन ओजोन मॉलिक्यूल? अभी बॉन्ड लेंथ एंड जो बॉन्ड एंगल है SO2 एंड O3 इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल जो है वो याद ही करना पड़ेगा हमें। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है ओजोन मॉलिक्यूल में, ये जो इमेज है मैंने आप लोगों के टेक्स्ट बुक में से ही ली है। कितना दिया है बॉन्ड एंगल? ये हम सॉरी बॉन्ड एंगल नहीं, बॉन्ड लेंथ पूछा है ना, कितनी दी है बॉन्ड लेंथ? ये दी है हमें 128 पिकोमीटर, तो ऑप्शन ए ही हमें दिख रहा है, तो 128 पिकोमीटर रहेगी। नेक्स्ट, which of the following statement is correct about O2 and O3 molecule? तो ऑक्सीजन एंड ओजोन मॉलिक्यूल के लिए करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है। सबसे पहला है O2 एंड O3 आर पैरामैग्नेटिक, तो ये सही नहीं है। जो हमारा O2 होता है दैट इज ऑक्सीजन होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऑक्सीजन जो रहेगा वो पैरामैग्नेटिक रहेगा, क्योंकि उसमें एंटीमॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो पैरामैग्नेटिक रहेगा। लेकिन जो हमारा O3 होता है, ओजोन होता है, ये पैरामैग्नेटिक नहीं होता, ये डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया है? दोनों पैरामैग्नेटिक, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत रहेगा, हमें करेक्ट वाला ढूंढना है। दे एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ O3 फ्रॉम O2 इज पॉजिटिव, तो ये सही है। देखो इसकी जो रिएक्शन होती है वो मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ। थ्राइस O2 ये जाता है जब O3 में, मतलब ओजोन में, ये बनेगा ट्वाइस O3, और इसके लिए जो डेल्टा H की वैल्यू होती है वो होती है 142 किलो जूल पर मोल। अब इसका मतलब क्या है? अगर रिएक्शन के सामने इस तरह से एनर्जी लिखी है, इसका मतलब ये जब कन्वर्जन हो रहा है दैट इज ऑक्सीजन से जब ओजोन बन रहा है, तो इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। डेल्टा H का जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो इतनी एनर्जी क्या होगी? एब्सॉर्ब होगी। मतलब एंथैल्पी चेंज इस कन्वर्जन के लिए क्या है? पॉजिटिव। तो यही हमें बोला था कि एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा H ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ O3, तो O3 फॉर्म हो रहा है किससे? O2 से, तो इसके लिए एंथैल्पी चेंज क्या है? पॉजिटिव है ना। कितनी है वैल्यू? 142, तो पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज है, ये सही है, और यही हमें पूछा था, तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, बाकी दो ऑप्शन भी देख लेते। थर्ड है द एंट्रोपी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ O3 फ्रॉम O2 इज पॉजिटिव। O3 का फॉर्मेशन फ्रॉम O2, ठीक है, तो यही रिएक्शन रहेंगी। क्या पूछा है? एंट्रोपी चेंज, मतलब डेल्टा S ना। अभी डेल्टा S पॉजिटिव कब होगा? जब एंट्रोपी इंक्रीज होगी। अगर रिएक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो डेल्टा S मतलब एंट्रोपी चेंज क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे 3 पार्टिकल है, या फिर 3 O2 के मॉलिक्यूल है ऐसे हम बोलेंगे। तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बने ना, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गए? कम, और नंबर ऑफ पार्टिकल अगर डिक्रीज होंगे तो एंट्रोपी की वैल्यू भी डिक्रीज होती है, और अगर एंट्रोपी डिक्रीज हुई तो डेल्टा S जो है मतलब चेंज इन एंट्रोपी वो निगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं। ठीक है, तो क्योंकि इस प्रोसेस में एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो चेंज इन एंट्रोपी निगेटिव आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव बोला था, इसलिए ये जो ऑप्शन है हमारा ये गलत है। लास्ट ऑप्शन O3 इज मोर स्टेबल देन O2, मतलब ओजोन ज्यादा स्टेबल है O2 से, ऐसे बोला है। अब ये भी तो गलत है। क्यों? देखो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखें तो O2 जब O3 में कन्वर्ट हो रहा है तो इतनी एनर्जी 142 किलो जूल इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है।
इसका मतलब क्या है कि जब मान लो कि O2 के पास x इतनी एनर्जी, O2 के पास x इतनी एनर्जी है, तो जब ये इधर जा रहा है तो इसने 142 किलो जूल इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब की। इसका मतलब O3 के पास अभी x प्लस 142 किलो जूल इतनी एनर्जी है। इसका मतलब O2 के कंपैरिजन में ओजोन के पास ज्यादा एनर्जी है ना, और जहां पे एनर्जी ज्यादा वहां पे स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी रहेंगी कम, है ना। जितनी एनर्जी ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी, सॉरी मैंने ज्यादा लिखा क्या, हाँ, जितनी एनर्जी ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी क्या रहेंगी, कम। तो ओजोन कम स्टेबल है, ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे बोला है कि O3 मोर स्टेबल, इसलिए ये गलत रहेगा। ठीक है, अभी ये जो पॉइंट है एक्स्ट्रा के, जैसे हमारा आंसर आ गया था ऑप्शन बी, लेकिन ये सारे पॉइंट भी मैंने बताए क्योंकि हो सकता है कि अगली बार इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम करें और ऑप्शन में थोड़ा सा घुमा दे, तो सारे ही जो पॉइंट है उसके डिटेल में हमें पता होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following gases causes depletion in ozone layer? तो डिप्लेशन इन ओजोन लेयर किस गैस से होता है, हमारे टेक्स्ट बुक में हमें दिया भी है इसका इक्वेशन। तो जो हमारा NO दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, NO, ये अगर ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनता है NO2। NO जो है वो ऑक्सीडाइज होकर NO2 बन जाएगा एंड O3 का कन्वर्शन होता है O2 में। मतलब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये O3 से O2 बनाता है। अभी O2 बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है ना, ओजोन तो खत्म हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि NO जो है दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, ये ओजोन लेयर का डिप्लेशन करता है। तो ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। बाकी जो है वो गैसेस ये जो डिप्लेशन है वो नहीं करते। ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ओजोन? जो करेक्ट नहीं है वो हमें पूछा है। सबसे पहला है, इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अभी ओजोन की अगर हम बात करें तो एक्चुअली ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे हमें दिया है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बोला है। एक्चुअली ओजोन जो है वो रिडक्शन करता है। जैसे अगर हम टेक्स्ट बुक में देखें तो हमें ना रिएक्शन दी थी ओजोन की रिडक्शन वाली। तो ओजोन क्या करता है, ओजोन जो है वो पेरोक्साइड से ऑक्साइड बनाता है। जैसे H2O2 अगर हम रिएक्शन, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अगर हम रिएक्शन देखें ओजोन के साथ, तो ये बनाता है H2O एंड खुद चला जाता है ऑक्सीजन में। देन बेरियम पेरोक्साइड की भी रिएक्शन दी है, तो इसकी भी अगर हम ओजोन के साथ रिएक्शन करें तो ये बनेगा BaO, बेरियम ऑक्साइड, एंड बन जाएगा O2। रिएक्शन को बैलेंस मैंने यहाँ पे नहीं किया है। तो एक्चुअली में ओजोन जो है वो रिडक्शन करता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ये थोड़ा सा गलत लग रहा है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्राइमरीली वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन एक काम करते, हम आगे के ऑप्शन देख लेते हैं, अगर इनमें से मुझे कुछ गलत मिल गया तो देख लेंगे, अगर इनमें से कोई गलत नहीं होता तो फिर मुझे यही ऑप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड क्या है, इट हैज एंगुलर शेप, ये सही है। इसके पहले मैंने यहाँ पे ओजोन का स्ट्रक्चर, हाँ ये देखो ये ओजोन का स्ट्रक्चर है, तो ये एंगुलर शेप का ही तो है ना, तो एंगुलर शेप ये वाला ऑप्शन तो सही है, मतलब ये बी जो है वो सही है। इट इज गुड ब्लीचिंग एजेंट, ये भी सही है, ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों? क्योंकि O3 जब डिकम्पोज होता है, जब ये ब्रेक डाउन होता है तो इससे बनता है O2 प्लस O। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है इसकी वजह से ओजोन की ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो कलर्ड मैटर है उसको कन्वर्ट करता है, डिकलराइज करता है, कलर्ड मैटर जो है उसको डीकलराइज करता है ना, और उसी को हम ब्लीचिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से जो हमारा ओजोन है वो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये ब्लीचिंग एजेंट भी है, ये भी सही है। फोर्थ क्या है, इट एब्सॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन, ये तो सही है ना, ये तो इसीलिए तो हम प्रोटेक्टेड रहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये एब्सॉर्ब करता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका ओजोन का। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो सही है, तो हमारा जो गलत रहेगा, नॉट करेक्ट वाला जो हमें पूछा है वो ऑप्शन ए ही रहेगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट वो है, लेकिन प्राइमरीली हम उसको बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑप्शन ए को हम यहाँ पे गलत लेंगे, तो यही हमारा आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड? अभी एसिडिक ऑक्साइड हमें पूछा है, तो ये देखो CO एंड NO, इसको तो हमने याद किया है, ये क्या है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, CO NO एंड N2O, है ना, ये हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, तो ये तो नहीं है एसिडिक ऑक्साइड। बाकी हाँ N2O भी नहीं है ना, तीनों तो ये न्यूट्रल वाले ही आगे, तो बस कौन बचा, N2O5, तो ये रहेगा हमारा एसिडिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑक्सीजन के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इट कंसिस्ट ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये तो गलत है। ऑक्सीजन हमें पता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, O2 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो आएगा के लिखेंगे हम पहले, देन सिग्मा 2s, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, देन सिग्मा स्टार 2s2, देन आएगा हमारा सिग्मा 2pz, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, देन पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, देन आता है हमारा पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और यहाँ पे रहेंगे हमारा एक और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 16 हो गए क्या, देखो तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ देखो, ये लास्ट आउटर मोस्ट, मतलब ये जो है आउटर मोस्ट लेवल बोलेंगे इसको, हायर एनर्जी लेवल। तो लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जो हमें दिख रहे हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो गलत हो गया, क्योंकि उसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो ये गलत है। इट इज डायमैग्नेटिक, अभी ये भी तो गलत होगा ना, क्यों, क्योंकि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास है तो वो तो पैरामैग्नेटिक रहेगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, तो ये पैरामैग्नेटिक रहेगा, ये भी गलत है। It consists of 2 unpaired electrons in bonding molecular orbital, ये भी गलत है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं है। ये स्टार लिखा है ना हमने, तो ये तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो गलत है। आगे वाला, इट कंसिस्ट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये हमारा एकदम सही ऑप्शन है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। Next, identify the correct bond length and bond angle in O3, that is ozone molecule from the following। तो bond length and bond angle दोनों पूछा है। bond length है 128 पिकोमीटर एंड bond angle है 117। कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट, ओजोन एक्ट्स एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज। अभी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो क्यों बिहेव करता है, तो इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, नहीं, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक नेचर का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो नहीं रहेगा। इट इज ट्राइएटॉमिक, ये भी कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिलेटेड नहीं है। इट डिकम्पोजेस टू लिबरेट नेसेंट ऑक्सीजन, हाँ ये सही है, ये डिकम्पोज होने के बाद नेसेंट ऑक्सीजन देता है, जिसकी वजह से ये एक्ट करता है एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। अभी देखो, इसके पहले ना एक क्वेश्चन में हमने O2 से O3 जब जा रहे थे वो रिएक्शन देखी थी। अभी डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन है, मतलब O3 का डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा हमें, ध्यान दो। अभी O3 जब डिकम्पोज होगा, O3 जब डिकम्पोज होगा तो ये बनाएगा O2, है ना। एक मिनट, बस एक मिनट रुक जाओ। तो O3 जब डिकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा, ये O2 बनाएगा, है ना। इसके पहले हमने O2 से O3 बनाने की रिएक्शन देखी थी। अभी इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज रहेगा, है ना, कहाँ गई वो रिएक्शन, एक मिनट, यहाँ पे हमने लिखी थी, हाँ ये देखो, O2 से जब O3 बनता था तो 142 किलो जूल पर मोल, ये एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव था। अभी हम O3 का डिकम्पोजिशन करेंगे तो रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, तो उसके लिए एंथैल्पी चेंज नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे O3 से जब ये O2 बन रहा है, रिएक्शन को मैं अच्छा कर ही देते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा तभी हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे O3 है, ये कन्वर्ट होगा डिकम्पोजिशन के बाद, ये बनेगा O2, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, हाँ होगी रिएक्शन बैलेंस। तो इसके लिए जो डेल्टा H की वैल्यू रहेंगी वो अभी निगेटिव में आएंगी, निगेटिव में 142 किलो जूल पर मोल में आएंगी, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या है कि O3 का जब डिकम्पोजिशन होता है तो एंथैल्पी चेंज दैट इज डेल्टा H की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो डेल्टा H की वैल्यू इसके लिए नेगेटिव है। अभी दूसरा हमें देखना है डेल्टा S, मतलब एंट्रोपी चेंज। जैसे हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है कि अगर रिएक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज होगी, रैंडमनेस इंक्रीज होगा, तो चेंज इन एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव रहता है। लेकिन अगर एंट्रोपी डिक्रीज होती है तो चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा।
यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखो दोनों गैसियस स्टेट में रहेंगे तो स्टेट से तो हम नहीं निकाल सकते। यहाँ पे ना दो पार्टिकल थे या फिर मॉलिक्यूल थे हम बोलेंगे, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल और इससे कितने मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल बन रहे। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर इंक्रीज होंगे तो एंट्रोपी भी तो इंक्रीज होती है, और अगर एंट्रोपी इंक्रीज हुई तो चेंज इन एंट्रोपी क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। इसका मतलब डेल्टा एच यहाँ पे निगेटिव है एंड डेल्टा एस यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। और हमें पता है, हमने इसके पहले थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ा है कि ये दो कंडीशन पे किसी भी टेम्परेचर पे जो चेंज इन गिब्स एनर्जी चेंज है वो हमेशा ही निगेटिव रहेगा और रिएक्शन इस कंडीशन पे हमेशा ही स्पॉन्टेनियस होती है ना। तो डेल्टा एच निगेटिव कहाँ पे है, यहाँ और यहाँ। देन डेल्टा एस पॉजिटिव, दोनों इसमें भी डेल्टा एस पॉजिटिव है। डेल्टा जी क्या रहेगा, निगेटिव, इसमें पॉजिटिव है तो ऑप्शन ए तो नहीं आएगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव एंड डेल्टा जी क्या रहेगा, निगेटिव। हाँ, तो ये हो गए हमारे ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड के ऊपर के क्वेश्चन। अभी है कंपाउंड्स ऑफ सल्फर के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, what is the quantity of sugar charcoal remaining behind after charring 17.1 gram sugar using concentrated H2SO4 under ideal condition। देखो क्वांटिटी ऑफ शुगर चारकोल बोला है। अब ये शुगर चारकोल कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे ना चैरिंग बोला है। चैरिंग टेस्ट हमें पता होनी चाहिए। अभी कंपाउंड्स ऑफ सल्फर में H2SO4 जो है उसमें की ये रिएक्शन है। हमें पता है कि जो शुगर है C12H22O11, अगर सुक्रोज की, शुगर की, इसकी मैं रिएक्शन करूं H2SO4 के साथ, अगर इसकी हम रिएक्शन करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये इसमें से वाटर जो है वो रिमूव कर लेता है। तो इसमें से वाटर चला गया तो सिर्फ कार्बन ही बचेगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे H2O। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मुझे 12 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा 11, होगी रिएक्शन बैलेंस। तो जब भी हम शुगर की रिएक्शन करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो ये इस शुगर में से वाटर रिमूव कर देगा और यहाँ पे सिर्फ बचेगा कार्बन। अभी ये जो कार्बन यहाँ पे बना है इसको ही हम बोलते हैं शुगर चारकोल, यही हमारा शुगर चारकोल है। ठीक है, हाँ। अभी यहाँ पे क्या दिया है, तो व्हाट क्वांटिटी ऑफ शुगर चारकोल रिमेनिंग, मतलब शुगर चारकोल कितना बना है ये पूछा है। कब, आफ्टर चैरिंग 17.1 ग्राम शुगर। अब ये जो रिएक्शन है ना शुगर की कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ वाली, इसी को हम चैरिंग टेस्ट भी बोलते हैं। तो शुगर की 17.1 ग्राम शुगर की कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करने पे कितना शुगर चारकोल बनेगा ये हमें पूछा है। अभी देखो इस जैसे क्वेश्चन ना हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी किए हैं। अभी जो डेटा हमें दिया है उसके लिए हमें रिएक्शन से क्या समझ में आ रहा है वो लिख लो पहले। रिएक्शन से हमें समझ में आ रहा है कि ये अगर हमने 1 मोल लिया है, ये अगर हमने शुगर 1 मोल लिया तो 1 मोल शुगर से कितना शुगर चारकोल बन रहा है, तो 12 मोल शुगर चारकोल बन रहा है। अभी 1 मोल सुक्रोज मतलब ही होता है 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना, 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 22 मल्टीप्लाइड बाय 1 देन 11 मल्टीप्लाइड बाय 16। इसको मल्टीप्लाई करके एडिशन करके जो मॉलिक्यूलर मास आएगा सुक्रोज का वो 342 ग्राम आएगा। ठीक है, तो रिएक्शन से मुझे समझ में आ रहा है कि 1 मोल दैट इज 342 ग्राम सुक्रोज का जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है तो 12 मोल मतलब ही कितना, अभी 12 मोल, 1 मोल कार्बन मतलब होता है 12 ग्राम, तो 12 मोल मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 144 ग्राम शुगर चारकोल, है ना। तो ये हमें रिएक्शन से समझ में आया। रिएक्शन से हमें क्या समझ में आया कि जब 1 मोल सुक्रोज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो 12 मोल शुगर चारकोल बनता है। मतलब ही 342 ग्राम शुगर जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो 144 ग्राम शुगर चारकोल बनेगा, ये हमें पता चल गया। अभी रिएक्शन में हमें क्या दिया, मतलब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है कि आफ्टर चैरिंग 17.1 ग्राम शुगर, मतलब अगर मैं यहाँ पे 17.1 ग्राम शुगर लूं तो कितना शुगर चारकोल रिमेनिंग रहेगा, मतलब कितना शुगर चारकोल बनेगा। बस ये जो दो इक्वेशन हमने लिखे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये आएगा 144 इंटू 17.1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 342। अभी ध्यान दो, ये जो 17.1 है इसका मैं पॉइंट निकाल रही हूँ और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसको 10⁻⁻⁻1। ठीक है, ये 1 और ये जाएगा 2 में,
ये 2 से अगर डिवाइड करें तो 7 एंड 2 आएगा, 10⁻⁻1 है तो यहाँ पे 7.2 ग्राम आंसर आएगा। है क्या ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से इसे हमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट, what is the bond angle of oxygen sulfur oxygen in SO2 molecule? तो SO2 का स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O इस तरह से रहेगा। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है इसको याद ही रखना है हमें, ये होता है 119.5 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, 119.5 डिग्री यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है, वैल्यू हमें याद ही करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following conversion is carried out by using charcoal catalyst? तो ये यहाँ पे जो रिएक्शन दी है उस रिएक्शन में कहाँ पे चारकोल कैटलिस्ट यूज होता है वो हमें पूछा है। अभी यहाँ पे रिएक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों को फिर से बोलूंगी कि ये जो चैप्टर है 16, 17 एंड 18 ग्रुप एलिमेंट, इसको लाइन बाय लाइन एक बार टेक्स्ट बुक में से अच्छे से पढ़ लो। अभी अभी आप लोगों ने एग्जाम दी है तो आप लोगों को रिएक्शन पता है, आप लोगों ने एग्जाम के लिए पढ़ी ही होंगी, सिर्फ उसको एक बार रिवाइज करना है क्योंकि ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो रिएक्शन है वो है SO2 का कन्वर्शन SO3 में। अभी ये तो रिएक्शन हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुई है इस चैप्टर में। तो SO2 का जब ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड की जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है वो होता है V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड, और इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये कन्वर्शन होता है, तो यहाँ पे चारकोल कैटलिस्ट नहीं आता, तो ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा है SO2 की रिएक्शन है Cl2 के साथ। अभी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो यही रिएक्शन होती है हमारी चारकोल के प्रेजेंस में, यही रिएक्शन हमारी चारकोल के प्रेजेंस में होगी, मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, थर्ड वाली क्या है, तो HCl से क्लोरीन गैस बन रही, ये हमारी डेकॉन प्रोसेस है, और डेकॉन प्रोसेस में यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है वो होता है CuCl2। ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड रहेगा, यहाँ पे चारकोल यूज नहीं होता। और ये जो लास्ट रिएक्शन है जिंक सल्फाइड से SO2 बन रहा है, ये सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन में हमने पढ़ी है, यहाँ पे कोई कैटलिस्ट यूज नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ हमें हीट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड की क्लोरीन के साथ जो रिएक्शन है वो चारकोल के प्रेजेंस में होती है, इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ डिहाइड्रेटेड वाटर व्हेन 34.2 gram cane sugar is treated with concentrated H2SO4 under normal condition of temperature and pressure? अभी ध्यान दो, शुगर इज ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मतलब फिर से जो हमने इसके पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके रिएक्शन हमें लिखने पड़ेंगे। शुगर मतलब C12H22O11, और हमें पता है इसकी अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन की तो ये चैरिंग टेस्ट है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 शुगर में से वाटर रिमूव करता है, तो यहाँ पे सिर्फ कार्बन एंड H2O बचेगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 12 और यहाँ पे मुझे 11 लिखना पड़ेगा, और ये जो कार्बन है उसको हम शुगर चारकोल बोलते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन हमने लिख ली। अभी दिया क्या है वो देखो, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, तो डिहाइड्रेटेड वाटर, एक मिनट, हाँ डिहाइड्रेटेड वाटर पूछा है, मतलब क्वांटिटी ऑफ डिहाइड्रेटेड वाटर, तो ये ना यही इसकी क्वांटिटी पूछी है ना हमें, कब, व्हेन 34.2 ग्राम केन शुगर इज ट्रीटेड, मतलब इसका 34.2 ग्राम लिख ही लेती हूँ मैं यहाँ पे, अगर इसका 34.2 ग्राम हम रिएक्ट करते हैं तो कितना वाटर यहाँ पे बनेगा वो हमें पूछा है। तो इससे रिलेटेड हमें इक्वेशन से क्या समझ में आता है वो लिख लो। देखो C12H22O11 सुक्रोज का जो मोलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, वो होता है 342 ग्राम। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो 1 मोल है इसका अगर हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे 11 मोल बन रहा है, नहीं ये 11 मोल बन रहा है, तो इसको अगर मुझे मास के टर्म में लिखना है तो 11 मोल मतलब 11 इंटू 18 ग्राम ये हमारा वाटर रहेगा, है ना। 1 मोल वाटर का मास 18 ग्राम होता है, तो 11 मोल का 11 इंटू 18 करना पड़ेगा, तो मैं ऐसे लिखती हूँ यहाँ पे। देखो ये 342 ग्राम जब सुक्रोज की रिएक्शन होती है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, तो यहाँ पे 11 मोल मतलब ही 11 इंटू 18 ग्राम वाटर बनता है। ये हमें रिएक्शन से पता चला कि 342 ग्राम लेंगे तो इतना वाटर बनेगा, तो हमने अगर अभी 34.2 ग्राम लिया है तो कितना वाटर बना होगा यही तो हमें निकालना है। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय, देखो ये 34.2 जो है उसको मैं लिख रही हूँ 342 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। डिवाइडेड बाय 342 आएगा, तो ये 342 कैंसिल हो गया,
11 मल्टीप्लाइड बाय 18 अगर करोगे तो ये 198 इसका आंसर आएगा, और -1 है तो ये 19.8 बन जाएगा। ठीक है, तो 19.8 ग्राम हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन सुक्रोज इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब भी हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी तो शुगर चारकोल मतलब कार्बन एंड वाटर बनता है। कहाँ पे दिया है? ग्लूकोनिक एसिड फ्रुक्टोज नहीं, ग्लूकोज फ्रुक्टोज नहीं, हाँ शुगर चारकोल एंड वाटर बनेगा, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, what is the quantity of sugar charcoal obtained when 34.2 gram sugar is charred with using concentrated sulfuric acid under ideal condition। अभी देखो, इसके जैसा एक क्वेश्चन ना हमने सॉल्व किया है, तो इसको आप लोग कर लेना। मैंने यहाँ पे आंसर लिख के दिया है, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लेना, इसके जैसा सेम क्वेश्चन हमने किया है। नेक्स्ट है, what is the number of moles of water removed from 1 mole of cane sugar when charred with completely using concentrated H2SO4। देखो रिएक्शन क्या है, शुगर की H2SO4 के साथ सेम रिएक्शन जो अभी तक हमने लिखी है, C12 H22 O11, इसकी रिएक्शन करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, क्या बनता है? शुगर चारकोल मतलब कार्बन एंड H2O। तो ये 12 और यहाँ पे 11 आता है। क्या पूछा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर रिमूव, किससे? 1 मोल केन शुगर से। तो 1 मोल केन शुगर से कितने मोल वाटर रिमूव है? 11। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट, which from following activities results into the formation of oleum in manufacture of sulfuric acid by contact process। पूछा है कि ओलियम किस रिएक्शन से फॉर्म होता है ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अभी कॉन्टैक्ट प्रोसेस की जो रिएक्शन है वो हमें पता होनी चाहिए। क्या करते हैं हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में? सबसे पहले या तो सल्फर या फिर सल्फर का जो ओर होता है आयरन पायरेट वगैरह, उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हम बनाते हैं SO2, है ना। मतलब पहले सल्फर या फिर उसके ओर से हमें बनाना है सल्फर डाइऑक्साइड। देन सेकेंड स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड की हम रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 और उससे क्या बनता है? SO3। देन SO3 की रिएक्शन हम करते हैं H2SO4 के साथ और इन दोनों को मिला के बनता है H2S2O7 जिसको हम बोलते हैं ओलियम। एंड देन फिर इस H2S2O7 ओलियम को अगर हम डिसॉल्व करेंगे किसमें? वाटर में, तो फिर हमारा बनता है H2SO4। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। हमें क्या पूछा है? फॉर्मेशन ऑफ ओलियम में कौन सी रिएक्शन होगी? तो ये है ना हमारा ओलियम H2S2O7, किससे बना है? सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड H2SO4 से। देखो तो ऑप्शन, बाय पासिंग SO2 गैस इनटू डाइल्यूट H2SO4 नहीं, बाय पासिंग SO2 गैस थ्रू NaOH ये तो बिल्कुल ही नहीं है, बाय एब्सॉर्बिंग SO3 गैस इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, SO3 गैस को जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में एब्सॉर्ब करेंगे तब ओलियम बनता है एंड देन फिर ओलियम का डिसोल्यूशन वाटर में डिसॉल्व करके सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन elemental sulfur is treated with double quantity of hot concentrated sulfuric acid। ठीक है, देखो क्या पूछा है कि एलिमेंटल सल्फर की मतलब सल्फर की अगर हम रिएक्शन करते हैं उसके डबल क्वांटिटी ऑफ हॉट सल्फ्यूरिक एसिड से तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अभी जो हमारा सल्फर है, सॉरी सल्फर नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कॉपर के साथ रिएक्शन करता है, सल्फर के साथ भी रिएक्शन करता है और कार्बन के साथ भी रिएक्शन करता है। तो कॉपर की अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से कॉपर का ऑक्सीडेशन करता है कॉपर सल्फेट में और खुद जो H2SO4 है वो रिड्यूस हो जाता है SO2 एंड H2O में। ठीक है, दे सल्फर के साथ भी H2SO4 की रिएक्शन होगी, ये H2SO4 सल्फर का ऑक्सीडेशन करेगा SO2 में। ठीक है, और ये खुद फिर से रिड्यूस हो जाएगा SO2 एंड H2O में, तो मैंने SO2 को एक बार ही लिखा। वैसे ही कार्बन का भी ऑक्सीडेशन करता है सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन का ऑक्सीडेशन करके बनाएगा CO2 एंड खुद रिड्यूस होके बन जाएगा SO2 प्लस बन जाएगा H2O। ठीक है, अभी हमें यही पूछा था ना कि एलिमेंटल सल्फर की जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, क्या बन रहा है SO2 एंड H2। तो SO2 एंड H2 कहाँ कहाँ पे दिया है, देखो ये दिख रहा है मुझे SO2 एंड वाटर।
हाँ, तो यही है, ऑप्शन बी रहेगा। देखो SO2 एंड वाटर कहाँ पे दिखा, पहला ऑप्शन तो नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे SO3 ठीक है। दूसरे ऑप्शन में SO2 एंड वाटर दिखा है तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। अगर दो ऑप्शन रहेंगे SO2 और वाटर वाले तो फिर मुझे रिएक्शन को बैलेंस भी करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में देखो SO2 सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड तो नहीं बना है, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं रहेगा हमारा, सी भी नहीं रहेगा। 2 मोल्स ऑफ सल्फरस एसिड बोला है तो सल्फरस एसिड भी नहीं बनता, ऑप्शन बी ही हमारा आंसर रहेगा। 2 मोल्स ऑफ SO2, वैसे तो मैंने यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं की है लेकिन बैलेंस करने के बाद वो आ जाएगा, तो SO2 एंड वाटर जो है वो बनेगा, ऑप्शन बी रहेगा हमारा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर दो ऑप्शन होते SO2 एंड वाटर के और मोल्स अगर अलग अलग दिए होते तो फिर बैलेंसिंग करके हमें देखना पड़ता, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने नहीं दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following compound is obtained when SO2 gas react with NaOH solution? तो SO2 की, सल्फर डाइऑक्साइड की, जब NaOH के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है। अभी SO2 की जब NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे बनेगा Na2SO3, इसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फाइड, और प्लस बनता है वाटर, ठीक है। तो ये रिएक्शन तो हमें पता ही होनी चाहिए थी। Na2SO3 कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल हैविंग सल्फर सल्फर, यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड है, सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर बॉन्डिंग इन इट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर किस में होता है। अभी लास्ट वीडियो में हमने ना जब ऑक्सो एसिड्स देखे थे तब ये पॉइंट आया था वहां पे, मतलब तब हमने स्ट्रक्चर देखा था। हमारे पास होता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, और थायोसल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड होता है। थायोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2S2O3 है ना। तो हमने बोला था कि ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर लिखते वक्त पहले H डबल बॉन्ड O लिखो, कितने ऑक्सीजन बचे हैं, 2, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लिख दिया मैंने, 2 हाइड्रोजन है तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे आ जाएगा, एक सल्फर बचा है इसलिए हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड S लिख दिया था, ठीक है। तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी जो पायरोसल्फ्यूरिक, पर ऑक्सोमोनोसल्फ्यूरिक एसिड, देन पर ऑक्सीडाइज्ड सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें सल्फर सल्फर का डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है सिर्फ थायोसल्फ्यूरिक एसिड में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंगल OSO इन SO2 मॉलिक्यूल, ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने इसके पहले भी लिया है, इसका ऑप्शन ए रहेगा आंसर 119.5 डिग्री। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओलियम, तो ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7 है ना, कहाँ पे दिख रहा है H2S2O7, ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, what is change in oxidation number of manganese during the decolorization of acidified potassium permanganate by moist sulfur dioxide। इसका मतलब हमें पर मैग्नेट की रिएक्शन करनी है, पोटेशियम पर मैग्नेट की रिएक्शन मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो देखो पोटेशियम पर मैग्नेट मतलब KMnO4 रहेगा, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए तो पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड, और मॉइस्ट बोला है तो वाटर के साथ रहेगा, ठीक है। अभी इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है वो हमें पता ही रहना चाहिए था, तो ये पोटेशियम से बनता है K2SO4, दे मैग्नीज से बनेगा MnSO4, और ये जो SO2 एंड H2O है ये ऑक्सीडाइज होके बन जाएगा H2SO4, ठीक है। तो ये 3 प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे, K2SO4, MnSO4, H2SO4। अभी बोला क्या है, यहाँ पे बोला है Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे Mn है और यहाँ पे Mn है मैग्नीज, तो KMnO4 में पोटेशियम पे +1 चार्ज, मैग्नीज का चार्ज निकालना है तो X, 4 इंटू ऑक्सीजन पे -2 इज इक्वल्स टू 0, तो +1 + X -8 इज इक्वल्स टू 0, ये -7 आएगा और आगे जाएगा तो क्या बनेगा +7, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है। यहाँ पे देखो MnSO4 में X मैग्नीज की निकालनी है इसलिए SO4 पे -2 चार्ज होता है इज इक्वल्स टू 0, X -2 इज इक्वल्स टू 0, X इज इक्वल्स टू +2, मतलब यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो 7 से 2 में गया, +7 से +2 में गया है, इसका मतलब 5 से कम हुआ ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हुई है किससे, 5 से, तो ऑप्शन डी डिक्रीजेस बाय 5। नेक्स्ट, which of the following chemical reaction explain oxidizing behavior of H2SO4, ठीक है। अभी किस रिएक्शन में H2SO4 का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिख रहा है, इसका मतलब H2SO4 कहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है वो देखो, ठीक है। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन होगा और इसका खुद का क्या होगा, इसका खुद का होगा रिडक्शन। एक चीज हमें पता होनी चाहिए
कि H2SO4 का रिडक्शन होके SO2 एंड H2O बनता है, ठीक है। H2SO4 का रिडक्शन होके SO2 एंड H2। अभी देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, तो इसने NaCl का ऑक्सीडेशन करना चाहिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, NaCl का ऑक्सीडेशन हुआ है क्या चेक करो। यहाँ पे Na की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहेंगी, यहाँ पे भी तो +1 ही है। Cl -1 में रहेगा तो HCl में भी तो Cl -1 ही है ना, इसका मतलब इसने इसका ऑक्सीडेशन नहीं किया है ना, अभी नहीं किया है, तो यहाँ पे H2SO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट नहीं करेगा। सेकेंड रिएक्शन देखो, यहाँ पे HI है, HI में आयोडीन जो है वो I निगेटिव के फॉर्म में रहता है, आयोडाइड के फॉर्म में, और यहाँ पे I2 ना, तो I निगेटिव में मतलब आयोडाइड आयन में आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है, और I2 में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो -1 से 0 गया मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है ना, इसका मतलब ये जो HI है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसने किया, तो H2SO4 ने किया। H2SO4 HI का मतलब आयोडाइड का ऑक्सीडेशन करता है आयोडीन में, इसका मतलब यहाँ पे H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। खुद का रिडक्शन हुआ है क्या देख लो, हाँ HI से आयोडीन बना और H2SO4 खुद रिड्यूस होके बना है SO2 एंड H2O, ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जो H2SO4 है उसने आयोडाइड से आयोडीन में ऑक्सीडेशन किया है और उसका खुद का रिडक्शन हो गया है SO2 एंड H2O में, तो यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑप्शन बी रहेगा आंसर। सी एंड डी में देखो यहाँ पे कोई SO2 एंड H2O नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे। अभी इसके आगे वाला जो टॉपिक है, एक लास्ट वीडियो बचा है इसके ऊपर का, तो वो लेंगे हम अगली बार।